हेलो दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आई हूँ साउथ मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है देविका एंड डैनी। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं देविका को, जो एक गांव में रहती है। उसके पापा काफ़ी स्ट्रिक्ट है, इसीलिए वो हमेशा उनसे डरती है। आज उसके पापा कहते हैं, मैंने तुम्हारी शादी माधव से ठहरा दी है। देविका कुछ नहीं कहती और बाहर चली जाती है। माधव उसे पसंद नहीं था, फिर भी वो कुछ नहीं कहती। हमें समझता है देविका एक स्कूल में सिंगिंग टीचर है। वो स्कूल जाती है और अपने कलीग से कहती है, माधव के साथ पापा ने शादी फिक्स कर दी। तब वो कलीग कहती है, वो माधव तो बहुत नैरो माइंडेड है, अगर उसके साथ तुम्हारी शादी होगी तो और ज़्यादा फंस जाओगे। अब यही सोचते हुए देविका घर आ जाती है कि आखिर उसकी ज़िंदगी में फ्रीडम कब आएगा। आधी ज़िंदगी पापा के कंट्रोल में गई और आधी अब हस्बैंड के कंट्रोल में जाएगी। अब देविका के एंगेजमेंट का दिन भी आ जाता है। यहाँ हमें माधव का स्ट्रिक्ट नेचर समझ में आता है। वो इसके मामा और पापा को बहुत नचवाता है और खातिरदारी भी करवा लेता है। तभी यहाँ देविका का एक मेल कलीग जो पीटी टीचर है, वो उसे हैंडशेक करता हुआ कांग्रेस कहता है। ये जब माधव देखता है तो उस कलीग यानी उस पीटी टीचर को अकेले में ले जाकर बहुत धमकाता है और थप्पड़ भी मारता है और कहता है, देविका से दूर रहो। अब देविका की एंगेजमेंट हो जाती है। हम देखते हैं देविका के दादाजी को, जो बहुत बड़े पुजारी थे, मगर उन्हें आत्माएं दिखती थी जो उनसे मदद मांगती थी। उनके घर के सामने आत्माएं खड़ी होती थी। पहले तो दादाजी उन आत्माओं की मदद करते थे, मगर बहुत बहुत दिनों से उन्होंने ये काम छोड़ दिया था, क्योंकि इससे उनके पर्सनल लाइफ पर इफेक्ट आ रहा था। इसलिए अब वो आत्माओं की मदद करते नहीं थे। अब यहाँ देविका के मामा आते हैं, वो भी पंडित थे। वो कहते हैं उनके पापा से कि देविका के लाइफ में एक लड़का आने वाला था जो उससे प्यार करने वाली थी। तब देविका के पापा कहते हैं, नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वो मेरे फैसले के आगे नहीं जाएगी और उसकी सगाई भी हो गई है। ये बातें देविका और उसकी कजिन भी सुन रही थी। अब देविका स्कूल जाते हुए सोचती है कि काश कोई आ जाए उसकी लाइफ में जो उसकी ज़िंदगी बदल दे। स्ट्रिक्ट स्वभाव से देविका बहुत थक गई थी। देविका यही सोचने के चक्कर में थोड़ा लेट हो जाती है और काश ये बस रुक जाए, और तभी बस अचानक से रुक जाती है। अब वो बस में बैठकर अपने कजिन के साथ स्कूल तक आती है, पर अचानक से बारिश हो रही थी और उसने अपना छाता भी नहीं लाया था। तभी एक कंडक्टर उस खुद का छाता उसे देता है और देविका स्कूल में आ जाती है। स्कूल के बाहर ही एक लड़का उसे मिलता है। वो खुद का नाम डैनी बताता है। डैनी देविका से कहता है, मैं भी इसी स्कूल में पढ़ता था, इसीलिए टीचर से मिलने आया हूँ और स्कूल देखने आया हूँ। आप सिंगिंग टीचर हो ना? मेरी माँ को सिंगिंग बहुत पसंद है, क्या मैं आपके क्लास में बैठकर सॉन्ग सुन सकता हूँ? देविका हाँ कहती है। डैनी देविका की क्लास अटेंड करता है और वहाँ से चला जाता है। अब ऐसे ही ये डैनी देविका को रोज़ मिलता था। वो दोनों बहुत बातें करते थे। देविका उसे बस अकेले में ही बात करती, क्योंकि माधव तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। उसे डर था कि डैनी को बात करता कोई देख ना ले और माधव को बता दे तो माधव डैनी को मारेगा। इसीलिए देविका डैनी से बातें करने के लिए घर से थोड़ी दूरी पर ही खेत वाले रास्ते में उतर जाती थी और डैनी से बात करते हुए घर चली जाती थी। एक दिन ऐसे ही वो डैनी के साथ जा रही थी, तभी सामने से माधव आता है। उसे देख देविका कहती है, डैनी तुम छुप जाओ, और डैनी वही झाड़ी में छुप जाता है। माधव देविका के पास आकर उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस नहीं मिली क्या आज? तब देविका कहती है, नहीं, और अब माधव कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ।
अब देविका सोचती है कि माधव के साथ मैं क्यों खुश नहीं रहती, इससे डर क्यों लगता है, जबकि पूरी जिंदगी तो इसी के साथ बितानी है। क्या मैं इसे प्यार नहीं करती? अब रात में भी देविका डैनी और माधव में कंपैरिजन करने लगती है। वो डैनी के साथ बहुत खुश रहती थी। जब से वो मिला था वो खुलकर हंसने लगी थी। जिंदगी जीने का एक अलग तरीका उसने सीखा था। अब दूसरे दिन देविका कहती है, मैं डैनी से मिलकर अपने और माधव के एंगेजमेंट के बारे में बता दूंगी। और वो दूसरे दिन वैसा ही करती है। वो कहती है, माधव से मेरी सगाई हो गई है, मगर पता नहीं क्यों मैं उसके साथ अच्छा फील नहीं करती। तुम्हारे साथ मैं बहुत खुश रहती हूँ, तुम क्यों आए मेरी ज़िंदगी में? ये बातें सुन डैनी भी बहुत खुश होता है और वो कहता है, मुझे पता है, और तुम्हारे दादाजी जो आत्माओं से बात करते हैं उनकी चाहिए थी मुझे, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आया था। देविका के डैनी के लिए जो फीलिंग्स थी वो डैनी भी समझ रहा था, मगर वो देविका को वैसे नहीं बताता। और ये सुन देविका कहती है, तुम क्यों गए थे मेरे दादाजी के पास? दादाजी से तुम्हारा क्या काम था? तब डैनी कहता है, तुम भी आत्माओं को देख सकती हूँ। ये सुन देविका हंसने लगती है, कहती है, हट, मैं कैसे देख सकती हूँ, कुछ भी कहते हो। तब डैनी कहता है, मैं भी एक आत्मा ही हूँ, इसीलिए तुमने मेरे लिए कुछ फील किया, इस बात से मैं खुश हूँ, पर मैं इंसान नहीं हूँ। देविका ये सुन थोड़ा परेशान हो जाती है और वो उस पर यकीन नहीं करती। तब डैनी एक चलते हुए ट्रक के सामने रुक जाता है और ये ट्रक उसे पास कर कर गुजर जाती है। यानी यहाँ डैनी ने अपनी आत्मा होने का प्रूफ दे दिया था। देविका ये सब देखकर डर जाती है और कहती है, फिर मैं तुम्हें कैसे देख रही हूँ? तब डैनी कहता है, शायद तुम्हारे दादाजी की कुछ सेंस तुम में भी है और इसीलिए तुम मुझे देख सकती हूँ, क्योंकि मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था तो तुमने मुझसे बात की थी, जबकि मैं तो आत्मा था, किसी को दिख नहीं सकता था। जब मैं तुम्हारे घर पर तुम्हारे दादाजी से मिलने आया तब तुम स्कूल जा रही थी, तुमने मुझसे बात की, कहा थोड़ा साइड में हटिए। तब मैं समझ गया कि तुम मुझे देख सकती हूँ, क्यों ना मैं तुमसे ही मदद मांग लूँ, इसलिए मैंने तुमसे मिलकर तुमसे दोस्ती की। देविका, एक तुम ही हो जो मुझे देख सकती हो, जो मुझे सुन सकती हूँ, तुम मेरी मदद करो। तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे दिल में मेरे लिए ये फीलिंग्स देख मैं बहुत खुश हो गया। तब अब घर आकर देविका को बहुत गुस्सा आता है। वो बहुत नाराज़ होती है कि डैनी ने उससे झूठ बोला। उसे बहुत बुरा भी लगता है कि डैनी इंसान नहीं, एक आत्मा है। अब दूसरे दिन से रोज़ डैनी देविका को बहुत मनाने की कोशिश करता है, अलग अलग तरीके से उसे मनाता है। इस बात पर देविका भी मान रही थी, मगर वो डैनी को दिखाती है कि वो बहुत नाराज़ है उससे। डैनी अब 24 घंटा उसके आजू बाजू रहकर उसे खुश करने की कोशिश करते रहता है। मगर एक दिन देविका के दादाजी को लगता है कि घर में किसी आत्मा की एंट्री हुई है, इसीलिए वो एक बहुत बड़ी पूजा घर में रखते हैं और दूसरे दिन घर में बड़ा होम हवन के साथ पूजा होती है, जिस पूजा से घर के आसपास जो भी आत्माएं थी वो एक एक से गायब हो जाती है। उस आत्माओं की भीड़ में डैनी भी था। पूजा खत्म होते ही डैनी भी वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देख देविका बहुत मायूस हो जाती है। अब देविका को डैनी की आदत हो गई थी, वो परेशान होती है। डैनी कहीं चला गया। पूजा खत्म होने के बाद दादाजी देविका के हाथ में एक धागा बांधते हैं ताकि कोई आत्मा उसके आसपास ना आ पाए। इससे देविका बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो डैनी को मिस कर रही थी। देविका ये सारी बातें अब अपनी कजिन श्वेता को बताने लगती है। तब श्वेता कहती है, तुम भला उस आत्मा की कैसे मदद करोगी? दादाजी दादाजी तो थोड़ी तेरी बात मानेंगे, वो तो बस अपनी ही मान करते हैं। श्वेता भी ये बात समझ गई थी। देविका को डैनी से प्यार हो गया था।
तब देविका श्वेता को डैनी की कहानी बताती है, जो डैनी ने खुद देविका को बताई थी। देविका कहती है, डैनी बचपन से ही अनाथ था। उसके माँ बाप नहीं थे, पर उसकी दादी ने उसे पाला। और ऐसे ही 9-10 साल का जब डैनी 9-10 साल का हुआ, तब दादी भी मर गई और बेचारा डैनी पूरी तरह अनाथ हो गया। वो गांव से शहर आया कुछ काम कर कर खाने के लिए, पर वो छोटा था, उसे कोई काम नहीं देता। अगर कोई काम देता तो पैसा नहीं देता था। इस बात पर बेचारा डैनी बहुत नाराज़ था। वो अब भूखा रहकर जी रहा था। मगर एक दिन भूख से और इस ज़िंदगी से तंग आकर वो मरने जाता है। वो मरने ही वाला था कि वहाँ एक गुंडा आया। उसने डैनी को बचा लिया, उसे अपने साथ ले जाकर पाला पोसा। जब डैनी बड़ा हुआ तो वो उसी गुंडे के लिए काम करने लगा, जैसे कि लोगों को मारना, पीटना, धमकाना। इस बात में ही उसे मज़ा भी आने लगा था, क्योंकि सब लोग उससे डर कर रह रहे थे। जब डैनी छोटा था तब सब लोग उसे धमकाते थे, और अब वो बड़ा हो गया था, वो गुंडे के लिए काम कर रहा था। जब लोग उससे डरते तो उसे बहुत मज़ा आता था। बचपन से वो यही सच सब करता आ रहा था और देखता आ रहा था। पर एक दिन वह गुंडा, जिसे डैनी अपना भाई मानता था, वो उसे एक जगह खाली करने के लिए भेजता है। यह एक प्रॉपर्टी थी। अब डैनी भी हमेशा की तरह आ जाता है उस प्रॉपर्टी को देखने। यहाँ आकर वो देखता है उस जगह की मालकिन थी गायत्री अम्मा, जो एक अनाथ आश्रम चलाती थी। बहुत बच्चे थे उसके पास, मगर डैनी के उस भाई को उस गायत्री अम्मा की प्रॉपर्टी चाहिए थी। यहाँ डैनी भी आ जाता है जगह खाली करवाने, मगर यहाँ आकर उसे बुरा लगता है। वो भाई से कहता है, ये प्रॉपर्टी इनके लिए ही रहने दो, ये घर है इनका। इन अनाथ बच्चों को ये अम्मा सही रास्ता दिखा रही है। ये सुन भाई भी उसके साथियों को वापस जाने को कह देता है, क्योंकि वो डैनी को ना नहीं कह सकता। डैनी काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाता है। अब वो भाई डैनी के सामने तो उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। कुछ दिनों बाद भाई अपने बाकी गुंडों को लेकर आ जाता है गायत्री अम्मा के प्रॉपर्टी में, और उसकी प्रॉपर्टी से ही उसे ही बाहर निकालता है। इस बात पर अब डैनी खुश नहीं था। वो कुछ भी नहीं कर पाता। उसे उन बच्चों पर दया आ रही थी। उनका घर उनसे भाई ने छीन लिया था। अब भाई का साला मदन डैनी से कहता है, देख भाई, तू उस बूढ़ी की मदद करना चाहता है, एक काम कर, इस कागज़ पर उसके साइन ला, मैं ये दीदी को देता हूँ, फिर दीदी जीजू से कहकर बूढ़ी को उसका घर लौटा देगी। ये सुन डैनी उस पर भरोसा कर लेता है। वो बूढ़ी गायत्री से एक कागज़ पर साइन लेता है और कहता है, मैं आपको आपका घर वापस दूंगा, मुझ पर भरोसा करो। गायत्री भी डैनी पर भरोसा कर लेती है। बेचारी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। अब मदन वो साइन किए पेपर और भाई ने उसे दिए 5 करोड़ रुपए डैनी से ले लेता है। पर यहाँ मदन का असली रूप अब डैनी देख लेता है। ये जो मदन था, इसकी दीदी यानी उस भाई की वाइफ इससे ज़्यादा खराब थी। दरअसल ये जो गायत्री अम्मा की प्रॉपर्टी थी वो 50 करोड़ की थी, और भाई ने ये प्रॉपर्टी गायत्री अम्मा से 5 करोड़ में ले ली थी। मगर ये जो भाई की वाइफ थी, उसे ये 5 करोड़ भी बहुत ज़्यादा लग रहे थे, इसीलिए उसने मदन को भेजा था, और मदन ने डैनी से कहकर गायत्री के साइन के साथ वो 5 करोड़ भी वापस लाए थे। यहाँ मदन कहता है, चल तुझे जितने पैसे लेने हैं इसमें से ले ले, और बाकी के मुझे मेरे दीदी को देने हैं। ये सुन अब डैनी को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचता है कि बेचारी गायत्री अम्मा को तो मैंने धोखा दे दिया, ऐसे ही उन्हें लगेगा, और वो मदन से बहस करने लगता है, और बहस बहस में उनकी लड़ाई हो जाती है, और इस लड़ाई में मदन डैनी को धोखे से मार देता है। पर अब बेचारा डैनी तो मर गया था, मगर गायत्री और उसके अनाथ बच्चों को मदद कर वो कैसे करे। उसकी चाहत थी कि
वो उनको मदद करे और इसीलिए उसकी आत्मा भटक रही थी। वो गायत्री अम्मा को मदद करने के लिए भटक रहा था। मरने के बाद भी उसने बहुत कोशिश की मगर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अब इसीलिए वो किसी इंसान की मदद लेने आया था जो उसे देख और सुन सके। देविका ये सब बातें श्वेता से कहती है और इससे कहती है, मैं डैनी की मदद करूँगी। डैनी अच्छाई के साथ है। इतना कहे देविका अपने हाथ का तावीज़ काट कर फेंक देती है जो दादाजी ने उसे बांधा था। अब स्कूल में जाती है तो उसे डैनी उसके सामने आ जाता है। डैनी को देख देविका बहुत खुश होती है। अब यहाँ डैनी की मदद करने के लिए उसे हैदराबाद जाना होगा क्योंकि डैनी तो हैदराबाद का था और देविका यहाँ गांव में रहती थी। श्वेता कहती है, पर तुम हैदराबाद कैसे जाओगी? घर पर क्या कहोगी? तब देविका कहती है, मेरी एक क्लास की लड़की है जो हैदराबाद के एक स्पर्धा में उसका नंबर आया है। वहाँ उसके और एक बड़ी स्पर्धा होने वाली है। मैं उसके साथ वहाँ जा सकती हूँ। अब श्वेता और देविका अंजू के घर आते हैं तो यहाँ घर पर अंजू का मामा सोहम ही था। देविका उससे कहती है, हैदराबाद कंपटीशन में भी मैं भी आ रही हूँ आपके साथ। प्लीज़ आप मेरे घर वालों के थोड़ी सी बात कर लेना। और दूसरे दिन यह सोहम देविका के पापा से बात करने आता है। अब सोहम के साथ देविका को भेजने से उसके पापा मना कर देते हैं और सोहम अंजू को लेकर घर वापस जाता है। पर देविका को तो हैदराबाद जाना ही था। वो विदाउट परमिशन ही घर से भागने का सोचती है और श्वेता की मदद से अब दूसरे दिन वो सोहम और अंजू के साथ हैदराबाद के लिए निकलती है। साथ में डैनी भी था। पूरे रास्ते सोहम और अंजू देविका से बातें करते हैं। अब यहाँ वो लोग हैदराबाद पहुँचते हैं और ये लोग जब कंपटीशन के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं तो कंपटीशन वाले कहते हैं कि 2 दिन बाद यहाँ कंपटीशन चालू होने वाला है। और अब ये सोहम अपने दोस्त लावण्या के घर पर इनके रहने का इंतज़ाम करता है। ये तीनों वहाँ रहते हैं। देविका नोटिस करती है कि सोहम का नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा था और वो अंजू का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहा था। यहाँ देविका को समझता है कि अंजू की माँ नहीं है। माँ के मरने के बाद अंजू के पापा उसे बहुत टॉर्चर करते थे, इसलिए सोहम ने अंजू को यहाँ ला लिया था। वो अंजू को बहुत अच्छे से संभालता था। देविका को अंजू को माँ बाप नहीं है ये सुन बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है कि ये सोहम भी कितना अच्छा है। सोहम से देविका काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी। वो सोहम को डैनी के बारे में भी बता देती है और हैदराबाद आने का अपना मकसद भी सोहम से कहती है। ये सोहम भी डैनी की स्टोरी सुन उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है और अब रात में डैनी देविका और सोहम को एक जगह पर लाता है जहां मदन ने पैसे छुपाए थे। ये दोनों पैसे खोदते हैं तो इधर मदन को उसकी बहन डैनी के बारे में पूछती है, वो कहाँ गायब हो गया। तब मदन कहता है, पैसों के लिए हम दोनों में लड़ाई हो गई और मैंने उसे मार दिया और पैसे भी एक जगह छुपा दिए। वो भी अपनी बहन और जीजू को पैसों वाली जगह ही लाता है। अब यहाँ देविका और सोहम को पैसे मिल जाते हैं मगर वहाँ भाई और उसके गुंडे आ जाते हैं। देविका और सोहम जैसे तैसे वहाँ से बचकर लावण्या के घर वापस आ जाते हैं। इधर माधव को पता चलता है कि देविका सोहम के साथ हैदराबाद गई है। तभी वो श्वेता को लेकर लावण्या के घर आता है। माधव बहुत गुस्से में था। वो कहता है, मैं देविका को वहाँ से घसीटता हुआ गाँव ले आऊँगा। माधव सीधा लावण्या के घर आता है। देविका ने माधव के बारे में लावण्या को बताया था और वो अब यहाँ पर छुप जाती है। यहाँ माधव गुस्से में आता है मगर जब उसे पता चलता है कि लावण्या एक प्रेस रिपोर्टर है तो वो घबरा कर चला जाता है। अब यहाँ गायत्री अम्मा के प्रॉपर्टी के पेपर भाई के घर से चुराने थे। वो एक प्लान करते हैं।
अब ये सोहम भाई की वाइफ को कॉल करता है और कहता है तुम्हारे एक नौकर ने पेपर चुराए हैं और अब वो पेपर मेरे पास है। ये सुन भाई की बीवी लॉकर के पास जाकर लॉकर ओपन कर कर देखती है तो पेपर तो वहीं पर था, मगर यहाँ डैनी की आत्मा थी जो लॉकर का पासवर्ड देख लेता है। अब वो देविका को लॉकर के पास लाता है और पासवर्ड बताता है। देविका बहुत चालाकी से लॉकर से पेपर निकालकर भागती है, मगर जहाँ वो घर से बाहर निकलती है तो अचानक से भाई उसके सामने आता है और वो नीचे से ईंट उठाकर उस पे हमला करने वाला होता है, मगर देविका खुद की प्रोटेक्शन में उस भाई पर ही हमला करती है। इस बात के लिए देविका प्रिपेयर थी। बहुत दिनों से उसे सपना आ रहा था कि कोई उस पर अटैक कर रहा है, तभी वो इस हमले के लिए प्रिपेयर थी और वो बच गई थी। वो सोहम की ओर भागती हुई आती है और गाड़ी में बैठती है और यहाँ भाई घायल हो गया था। अब ये लोग भाग कर आते हैं गायत्री अम्मा से मिलने, उसे उसके प्रॉपर्टी के पेपर वापस देते हैं और ये देख गायत्री बहुत ज़्यादा खुश होती है। गायत्री को दिया वादा डैनी ने पूरा किया था, वो भी बहुत खुश होता है। देविका कल्याणी को कॉल कर कर कहती है गायत्री माँ की कहानी लाइव दिखाओ। उनकी सब कहानी अब टीवी पर दिखाती है कल्याणी। और गायत्री के दुश्मन जो भाई और उसके गुंडे थे वो पूरी तरह फंस जाते हैं। लोग गायत्री को सपोर्ट करने के लिए रास्ते पर उतर जाते हैं और भाई का निषेध करते हुए उसके घर पर अटैक करते हैं। पुलिस भी भाई को अरेस्ट कर लेती है। अब यहाँ देविका डैनी को ढूंढती है, मगर वो कहीं नहीं दिखता। शायद गायत्री को दिया वादा पूरा करने के बाद उसे मुक्ति मिल गई थी। यहाँ अंजू का सिंगिंग कंपटीशन चालू हो जाता है, मगर बाहर से डैनी की आवाज़ सुन देविका डैनी को ढूंढते हुए बाहर आती है, मगर डैनी उसे कहीं नहीं दिखता, जिससे देविका मायूस होती है। अब यहाँ अंजू उस सिंगिंग कंपटीशन को जीत लेती है। यहाँ माधव आ जाता है, देविका को बहुत भला बुरा कहता है। उसके माँ बाप भी यहाँ आ गए थे। माधव सबके सामने देविका को कहता है तुझे तो मैं यहाँ से घसीटता हुआ ले जाऊंगा। ये सुन देविका के पापा को गुस्सा आ रहा था, मगर वो कुछ भी कहते नहीं। तभी देविका को पर वो हाथ उठाता है। तब वो देविका को थप्पड़ मारने वाला था, तभी यहाँ वही पीटी टीचर आ जाता है और माधव का हाथ पकड़ लेता है और माधव को रोकता है। और यहाँ माधव की वो लोग इंसल्ट करते हैं। तब देविका कहती है मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। ये सुन माधव को गुस्सा आता है, मगर उसके पापा को लगता है ये लड़का देविका के लिए ठीक नहीं। अब देविका के पापा खुद एंगेजमेंट तोड़ देते हैं, कहते हैं तुम जाओ यहाँ से, मेरी बेटी ने शादी को मना कर दिया है। अब माधव जलील महसूस करता है और वहाँ से निकल जाता है। देविका और सोहम को गायत्री की मदद के बदले बहुत से पैसे मिले थे, जिससे अंजू के पापा को वो पैसे देकर सोहम अंजू को हमेशा के लिए अडॉप्ट कर लेता है। यानी उसकी ज़िंदगी से अब परेशानी हट गई थी। इधर बेचारी देविका डैनी को बहुत मिस करती है। तभी उसे डैनी की आवाज़ आती है और वो घर के बाहर भागते हुए आ जाती है। यहाँ डैनी तो दिखता नहीं, मगर उसकी आवाज़ देविका को सुनाई देती है। डैनी कहता है देविका तुम बहुत अच्छी हो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी कंपनी मुझे सुकून देती थी, पर मैं एक आत्मा हूँ। तुम मुझे मीठी सपनों की तरह भूल जाओ और आगे बढ़ो। किसी अच्छे इंसान से शादी करो जो तुम्हारे दिल को समझ सके। मैं मुक्त हूँ। अब ये सुन देविका बहुत खुश होती है। अब लास्ट में हम देखते हैं देविका को जो सोच रही थी कि मुश्किलें तो आएगी, मगर मैं उनसे लड़ूंगी। और लास्ट में हम देखते हैं देविका को और भी आत्माएं दिख रही थी। ये बात दादाजी जल्द ही समझ जाते हैं और देविका अब सोचती है कि मैं इन आत्माओं की मदद करूंगी। मैं किसी भी आत्मा को अपने दर से वापस नहीं भेजूंगी। उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने में ही मैं सुकून मानूंगी। और कहानी
ऐसे ही अब एक कहानी यहाँ खत्म होती है। ये कहानी देविका और डैनी की प्रेम कहानी को बताती है, जो भावनाओं से बनी है, दुनिया की कल्पनाओं के से परे। आपको ये कहानी कैसे लगी ज़रूर बताना।